हेलो एवरीवन। आज प्रादर्शिक भूगोल के अंतर्गत देखेंगे कि जो प्रादर्शीकरण करने की विधि होती है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रादर्शीकरण की विधि। तो सबसे पहले अगर प्रादर्शीकरण की विधि के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले देख लेते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रदेश किसे बोलते हैं, यानी कि रीजन किसे बोलते हैं। तो मुख्य रूप से अगर रीजन की बात करते हैं तो यह तीन प्रकार का होता है। पहला आपका होता है फॉर्मल रीजन, जिसको औपचारिक प्रदेश बोलते हैं। दूसरा होता है इसमें फंक्शनल रीजन, जिसको कार्यात्मक प्रदेश बोलते हैं। और तीसरा मेरा होता है परसेप्चुअल रीजन, यानी कि जिसको परिकल्पित क्षेत्र के रूप में जानते हैं। यानी कि मुख्य रूप से तीन रीजन होता है। वहीं अगर फार्मल रीजन के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से क्या होता है कि जो किसी मतलब कि भौतिक दशा हो गया या सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर जो कोई भी एक क्षेत्र होता है जिसका मतलब क्या होता है सीमांकन किया जाता है, तो उसको हम फार्मल रीजन बोलते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका पूरा ये वर्ल्ड का मैप है। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर के आधार पर क्या होता है कि जो पूरे विश्व होता है उसको टेम्परेट रीजन कह लीजिए या सब ट्रॉपिकल रीजन कह लीजिए या ट्रॉपिकल रीजन में पूरे विश्व को जो बांटा जाता है, तो ये क्या होता है हमारा एक भौतिक आधार होता है जिसके मतलब जिसमें टेम्परेचर के आधार पर पूरे प्रदेश को क्या होता है विभिन्न जोनों में बांटा जाता है। तो ये हमारा क्या है फार्मल रीजन का एक उदाहरण है। दूसरा अगर उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो भारत का उत्तरी वाला जो क्षेत्र होता है, खास करके जो हिमालय वाला है, क्या है ये थोड़ा इसकी मतलब पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है या पर्वतीय क्षेत्र मिलता है। तो यानी कि इसकी विशेषता क्या है, इसको हम पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी एक सर्टेन ऊंचाई होती है जिसके आधार पर इसको क्या होता है पर्वतीय क्षेत्र हो गया उसमें बांटते हैं। जो ये आपको प्रायद्वीपीय भारत वाला जो क्षेत्र होता है, इसकी भी एक सर्टेन ऊंचाई होती है, लेकिन ऊपर वाला जो इसके पोर्शन होते हैं क्या होता है फ्लैट होता है। तो इसको पठारी रीजन के रूप में जानते हैं। और फिर ये जो पर्वतीय रूप हो गया और जो पठारी रूप हो गया, इन दोनों के बीच में एक मतलब आपको बृहद मतलब मैदानी क्षेत्र मिलता है जिसको इंडो गंगेटिक के नाम से जाना जाता है। तो इसकी खासियत यह है कि यह समुद्र तल से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई रखता है और समतली भूमि होती है जो कि उपजाऊ काफ़ी होती है। और इस क्षेत्र में क्या होता है कि आपको देखेंगे कि जो नवीन होता है एलुवियल डिपोजिशन इस क्षेत्र में पाया जाता है, इस वजह से इसको इंडो गंगेटिक प्लेन कहा जाता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी मतलब फार्मल रीजन के निर्धारण की बात करते हैं तो कोई एक मतलब कि भौतिक या सांस्कृतिक कारक लेते हैं जिसके आधार पर उस क्षेत्र में जितनी भी समानता पाई जाती है तो उसको एक रीजन का नाम देते हैं, जिसको हम लोग फार्मल रीजन के नाम से जानते हैं। अगर फंक्शनल रीजन के बारे में बात करते हैं तो मान लीजिए कि कोई एक ये कोर है, या मान लीजिए कि कोई मतलब कि बड़ा कोई शहर है या कोई औद्योगिक क्षेत्र है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर बड़ा शहर है, तो यहाँ पर मतलब कि जो भी अंतर्क्रिया होता है तो क्या होता है कि जो आसपास के छोटे छोटे जो उप शहर क्षेत्र होता है या नगरीय क्षेत्र होता है, तो इसका आपस में क्या होता है कि एक दूसरे से अंतर संबंध होता है। तो यानी कि जो फंक्शनल रीजन होने का मतलब बस ये है कि एक कोई कोर होता है और वहाँ पे कोई भी मतलब अगर व्यवसाय होता है, चाहे अखबार अखबार का छपना हो गया या मान लीजिए कि कोई औद्योगिक केंद्र हो गया, तो उसका क्या होता है कि जब कोई भी वहाँ पे सामान बनता है तो उसकी जब आपूर्ति उसके आसपास के क्षेत्रों में होता है, या ऐसे कह लीजिए कि जो आसपास के छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं वो वहाँ से क्या होता है कि जो बड़े एक शहर है या बड़े एक क्षेत्र होता है उसकी आपूर्ति होता है। तो इन जो दोनों को आदान प्रदान किया जाता है, इसी को हम लोग फंक्शनल रीजन के रूप में जानते हैं। यानी कि मुख्य रूप से देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या होता है, जो आर्थिक गतिविधियाँ होती है या जो ऐसे कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक इंटरेक्शन होता है दो क्षेत्रों के बीच में, तो इसको हम लोग फंक्शनल रीजन के नाम से जानते हैं। तीसरा मेरा जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं परिकल्पित रीजन। परिकल्पित रीजन ऐसा कोई मतलब रीजन होता नहीं है, ये बस लोगों की धारणा भावनाओं के आधार पर किसी मतलब कि जो स्थान होता है उसके बारे में एक दृष्टिकोण होता है जिसके आधार पर उस क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है। जैसे बोलते हैं मिडिल ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। तो क्या होता है ऐसा कोई रीजन नहीं होता है, ये बस लोगों की एक धारणा है, भावना है, जिसके आधार पर इसको रीजन का नाम दिया जाता है या ऐसे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो ये मतलब मुख्य रूप से कोई रीजन नहीं है, लेकिन बस ये लोगों के भावनाओं के आधार पर इसको क्या होता है डिवाइड किया जाता है। अगर रीजन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो ही रीजन होता है, फार्मल रीजन और फंक्शनल रीजन होता है। अब फार्मल रीजन और फंक्शनल रीजन जो होता है उसकी अगर विधियों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए जो औपचारिक प्रदेश होता है जिसको फार्मल रीजन कहा जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से दो मेथड का प्रयोग किया जाता है। एक होता है वेट इंडेक्स मेथड, दूसरा होता है फैक्टर एनालिसिस मेथड। अगर वेट इंडेक्स मेथड की बात करते हैं तो इसमें चार विधियाँ होती है। पहली जो विधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोवेरिएंट मेथड,
जो इसमें दूसरी विधि होती है उसको बोलते हैं फिक्स इंडेक्स मेथड, और जो इसमें तीसरी विधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इंडेक्स मेथड, और जो चौथी विधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर मेथड। तो यानी कि मुख्य रूप से जब फार्मल रीजन की बात करते हैं या उसके निर्धारण की बात करते हैं तो इसमें चार विधि होती है। वहीं अगर फंक्शनल रीजन के बारे में बात करते हैं तो फंक्शनल रीजन के अंतर्गत इसमें क्या होता है कि तीन विधि होती है। पहले जो विधि होती है उसको बोलते हैं फ्लो एनालिसिस मेथड, जो दूसरा इसमें होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी एनालिसिस मेथड, और जो तीसरा इसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं थिसन पॉलीगन मेथड। यानी कि इनके आधार पर क्या होता है प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है, चाहे वो फार्मल रीजन हो चाहे आपको फंक्शनल रीजन हो, उसका इसमें निर्धारण किया जाता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला इसमें है जो औपचारिक प्रदेश है यानी कि इसकी निर्धारण कैसे की जाती है, ये इसके लिए जो ये विधियाँ हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जो इसके सेकेंड वीडियो होगा उसमें पार्ट 2 में आप फंक्शनल रीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं औपचारिक प्रदेश। तो औपचारिक प्रदेश की अगर सीमांकन की बात करते हैं या परिसीमन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से क्या होता है, यह जो औपचारिक प्रदेश होता है उसकी जो सीमाएं होती है वो निश्चित होती है। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि जो 18 डिग्री सेल्सियस ये समताप वाली जो रेखाएं होती हैं उसको एक प्रदेश के रूप में निर्धारित कीजिए। तो क्या होती है, जितने भी क्षेत्र में 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला जो क्षेत्र होगा उसको हम एक मतलब रीजन के रूप में जानेंगे, जिसको हम लोग औपचारिक प्रदेश के रूप में जानते हैं। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रशासनिक क्षेत्र है तो उसको प्रशासनिक सीमा के आधार पर, जैसे कि मान लीजिए कि इलाहाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है तो इसकी एक क्षेत्र होगा, तो जहाँ जहाँ इलाहाबाद प्रशासन का मतलब कि वहाँ पे मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालती है तो उसको क्या बोलेंगे, इलाहाबाद शहर बोलेंगे। या ऐसे बोल लीजिए कि जितने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश फैला हुआ है तो प्रशासनिक रूप से जहाँ जहाँ तक उत्तर प्रदेश है उसको हम लोग क्या करेंगे एक फार्मल रीजन के रूप में देखेंगे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है कोई भी मतलब नियम का कानून होता है वो उत्तर प्रदेश का ही वहाँ पे लागू होता है। तो इसके आधार पर क्या होता है प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं किसी क्षेत्र में मान लें बेरोजगारी दर हो गया, या कोई गतिविधि कर मतलब इकोनॉमिक गतिविधि हो रही है, या प्रवासन की प्रवृत्ति हो गई, या प्रति व्यक्ति आय हो गया, इन सब आधार पर भी क्या होता है कि फार्मल रीजन का निर्धारण किया जा सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि मैं किसी क्षेत्र को अगर फार्मल रीजन है तो उसको कौन कौन से कारक के आधार पर या चर के आधार पर उसका निर्धारण करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जो औपचारिक प्रदेश होता है ये क्या होता है क्षेत्रों को सीमांकन या परिसीमन करने के लिए क्या होता है विकास के उद्देश्यों पर निर्भर होता है। यानी कि हम इस क्षेत्र को किस लिए मतलब कि बनाना चाहते हैं, किस उद्देश्य से बनाना चाहते हैं, उस पर ये निर्भर करता है। जो औपचारिक प्रदेश होता है वो सजातीय प्रदेश होता है, यानी कि उसके अंतर्गत जो भी मतलब कि घटनाएं होंगी या जो भी कारक होंगे वो समान पाए जाएंगे, इसलिए इसको सजातीय कहा जाता है। जो इसके वेरिएबल होता है यानी कि जैसे भूमि उपयोग की विशेषता के आधार पर कर सकते हैं किसी प्रदेश का निर्माण, या ये जननांग की विशेषता के आधार पर कर सकते हैं। परिवहन के जो ये संरचना होती है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर एक प्रदेश का निर्माण किया जा सकता है। सामाजिक सेवा हो गया या सार्वजनिक जो उपयोग वाली जो चीज़ें होती हैं या ऐसे कोई चीज़ होता है उसके आधार पर क्या होता है प्रदेशों को सीमांकन किया जा सकता है, यानी कि परिसीमन यानी बाउंड्री डिफाइन की जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं औपचारिक प्रदेश के रूप में जानते हैं। अब जो इसमें पहला मेथड है जिसको बोलते हैं हम लोग मोनोवेरिएट मतलब मेथड, यानी कि एकल चरी विधि। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रदेश अगर कोई भी क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है कि उस प्रदेश के निर्धारण के लिए जब एक चर का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग मोनोवेरिएट मेथड बोलते हैं। यानी कि उस पूरे क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए केवल एक चर का हम उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि चर क्या होता है, चर मतलब कि कोई भी मान लीजिए एक्स की वैल्यू होती है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया या चार हो गया, कोई भी मतलब एक्स की वैल्यू हम यूज़ करते हैं उसको चर या वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है चर जो होता है ये मुख्य रूप से देखिए क्षेत्रों में किसी एक चर की समानता के आधार पर प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक अगर ऐसा क्षेत्र है वहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी प्रति व्यक्ति आय मतलब कि कहाँ पर कितनी पाई जाती है, यानी कि जिन जिन क्षेत्रों पर मतलब कि एक समान पाई जाएगी उसको एक प्रदेश के रूप में चिन्हित करेंगे। जहाँ पे मान लीजिए अगर सपोज कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसा बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, अगर इस क्षेत्र में मान लीजिए कि 10 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, यहाँ पे 20 रुपया 12 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, यहाँ पर देख लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, तो इसका मतलब ये एक रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया, ये एक रीजन हो गया। इसका आधार क्या था, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसको हम बांटते हैं। तो इसको देखिए मान लीजिए कि इसमें कोई दो रीजन है, जैसे कि मान लीजिए कि हम दो कोई रीजन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये एक्स रीजन हो गया और ये सॉरी ये हमारा मतलब कि मान लीजिए हाँ ये एक्स रीजन यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। तो दो रीजन हम ले लिए हैं, दो रीजन में देखते हैं कि मतलब कि वहाँ पे मतलब प्रति व्यक्ति आय क्या है। इसको मान लीजिए कि हम
एक्स ए बोल देते हैं इसको, सॉरी इसको एक्स ए बोल सकते हैं, इसको एक्स बी बोल देते हैं। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है 10 रुपये मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय है। कोई दूसरा क्षेत्र है वहाँ पे लगभग मान लीजिए कि 9.5 रुपये के आसपास प्रति व्यक्ति आय है। तो क्या होता है कि इसमें सबसे पहले एक की का मान निर्धारित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ मान लेते हैं कि के इक्वल 1, ये क्या होता है नियतांक। इसमें क्या होता है कि जो ए एक्स के मान है उसको ए एक्स एक्स बी के मान से घटाते हैं। अगर उस उन दोनों का डिफरेंस 1 आता है तो हम इस आधार पे मानेंगे कि यह रीजन जो होगा एक होगा। यानी कि अगर उस नियतांक का मान जो हमने माना है 1 या उससे कम आता है तो कहीं ना कहीं वो कमोबेश वो वही रीजन होगा। अगर उससे ज़्यादा आता है तो क्या होता है वो रीजन बदल जाए। तो अगर देखिए अगर यहाँ पे 10 में से अगर हम 9.5 को घटाते हैं तो यहाँ पर लगभग क्या होता है 0.5 आता है। यानी कि जो हमने एक माना था उससे कहीं ना कम है। तो कम ना कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई क्षेत्र है, कोई एक ये क्षेत्र है, तो ये दोनों एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आएगा अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो। वहीं मान लीजिए कोई एक दूसरा क्षेत्र है जहाँ की क्या है, जो क्षेत्र ए है वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है 10 रुपया है। लेकिन अगर क्षेत्र बी की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या है 15 रुपया है। तो जब इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकालते हैं तो अब क्या होगा, जब 15 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 5 आएगा। तो 5 आएगा तो जो हमारा की का वैल्यू हमने 1 माना था उससे कहीं ये ज़्यादा क्षेत्र है, ज़्यादा मतलब कि नंबर में आया है। तो इस आधार पे प्रति व्यक्ति की आय के आधार पर कहा जा सकता है कि यह जो क्षेत्र है इसको रीजन ए बोल सकते हैं। जो ये वाला क्षेत्र है जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 15 रुपया पाई जाती है तो उसको हम रीजन बी के नाम से मतलब कि जान सकते हैं। अब देखिए इसको ये बताया गया है कि क्या होता है कि इसमें जो एक के का मान रखा जाता है वो क्या होता है जिसके ऊपर की विषमताओं को मापा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई दो रीजन है जहाँ पे क्या होता है कि अगर ए एक्स बराबर एक्स बी हो जाता है तो ये दोनों क्षेत्र क्या होगा एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगर मान लीजिए कि ए एक्स का मान अगर मतलब ए एक्स माइनस अगर एक्स बी होता है, अगर यह के मान से छोटा है तब भी वो एक ही रीजन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। लेकिन अगर ए एक्स माइनस ए एक्स बी का मान अगर मान लीजिए के से ज़्यादा आ जाता है, जैसे कि इस क्षेत्र में आया था क्योंकि ये 15 आ गया था, तो इस कंडीशन में क्या होगा यह क्षेत्र क्या होता है एक दूसरे से अलग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा क्षेत्र ए और क्षेत्र बी दो हो जाएगा। यानी कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर एक केवल चर लिए हैं, उसके आधार पर जब निर्धारित किए हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ दो चरों का मतलब ये दो क्षेत्र का यहाँ पे देखने को मिला है, यानी कि निर्माण हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है वेट, आप देखिए वेटेड इंडेक्स मेथड, इसमें क्या होता है कि जो चर होते हैं अभी तक क्या था कि हम डायरेक्ट जो चर हैं उसको ले रहे हैं, उसका मान रख रहे हैं और फिर उसका क्या होता है उससे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रीजन सब समरूप है या उससे अलग है। अगर समरूप है तो उसको पूरे क्षेत्र को एक ये रीजन बोल रहे हैं। अगर उसमें क्या है डिफरेंस आ रहा है ज़्यादा का तो उसको रीजन ए और रीजन बी में बांट रहे थे। लेकिन यहाँ पे मान न रखकर क्या होता है कि जो जितने भी मतलब चर होते हैं वेरिएबल होते हैं उसको कुछ वेट देते हैं, वेट असाइन करते हैं। उसके आधार पे क्या होता है फिर से मान रख करके उसका माध्य निकालते हैं और फिर माध्य निकालने के बाद देखते हैं कि जो दोनों क्षेत्र था उसका माध्य बराबर आ रहा है या आसपास है। अगर बराबर या आसपास के क्षेत्रों में आता है तो उसको एक ही रीजन बोलेंगे। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको अलग अलग रीजन के रूप में पहचानेंगे। तो इसमें क्या होता है इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कुछ जो सूचक होता है या पैरामीटर होते हैं उसको चुने जाते हैं और चुनने के बाद से क्या होता है उन्हें एक भार दिया जाता है। प्रत्येक जो भाग होता है भाग के लिए कुल जो भार होता है वो अलग अलग उसकी गणना की जाती है और समान जो भार वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको अलग किया जाता है। जो समान भार वाले क्षेत्रों को अलग किया जाता है उन्हीं को एक क्षेत्र के रूप में पहचानते हैं यानी कि निर्देशित करते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि जब एक चर पहले एक चर था तो मोनोवेरिएंट यूज़ किए। लेकिन जब चर की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है यानी कि एक से ज़्यादा अगर यूज़ करना होता है तो वहाँ पे फिक्स मेथड के लीजिए या परिवर्तन मेथड के लीजिए या क्लस्टर मेथड का यूज़ किया जाता है। तो उसी के वेटेड के बारे में बात करता है। तो जैसे मान लीजिए कि रोज़गार हो गया और क्या होता है आय के स्तर के लीजिए यानी कि प्रति व्यक्ति आय होगा। तो क्या होगा इसमें आप दो मतलब कि चर ले लिए हैं तो इसकी जब गणना करना होगा तो क्या होगा इसकी पहचान करने के लिए क्या होता है बेरोजगारी दर और प्रति व्यक्ति आय के स्तर को क्या होता है स्तर के अनुसार से अलग अलग इलाकों में उसको विभाजित किया जाता है। किसी क्षेत्र के क्या होता है बेरोजगारी दर ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है, किसी क्षेत्र में कम होती है, तो उसको अलग अलग इलाकों में विभाजित करते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से क्या होता है समस्याओं
वाले जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो क्या होता है कि वहाँ पे जिस क्षेत्र में बेरोजगारी दर ज़्यादा होती है या प्रति व्यक्ति आय कम होती है, उस क्षेत्र की समस्याओं को अलग किया जाता है। जो प्रत्येक मापदंड होता है उसका कुछ भार दिया जाता है। उसको देने के बाद से क्या होता है, जब उन्हें एक साथ मतलब कि भार दिया जाता है, तो उसमें से एक जो क्षेत्र होता है दूसरे क्षेत्र से अलग हो जाता है। इसके आधार पर क्या होता है, वेट इंडेक्स मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो इसमें तीन मतलब ऐसे विधि होती हैं जो वेटेड इंडेक्स माध्यम से किया जाता है। पहला होता है आपको ये इस फिक्स इंडेक्स मेथड, दूसरा होता है वेरिएबल मेथड और तीसरा होता है क्लस्टर मेथड। तो आइए देखते हैं फिक्स मेथड किसे बोलते हैं। तो फिक्स मेथड जैसा कि पहले ही पता है कि जब एक से ज़्यादा चर होता है तो मोनोवेरिएंट की जगह पर फिक्स मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से देखिए क्या होता है कि यदि एक से अगर अधिक लक्षण है या चर है या वेरिएबल है तो वहाँ पर उसके प्रदेश के निर्धारण हेतु फिक्स इंडेक्स मेथड का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक चर से ज़्यादा चर है। क्या होता है कि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं तो क्या होता है, कुछ ऐसे लक्षणों को चुनाव करते हैं, कुछ चर को मतलब कि चुनाव करते हैं जो सभी क्षेत्रों में समान होता है। जैसे मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय हो गया, बेरोजगारी का दर हो गया, औद्योगिकरण के दर हो गया। यानी कि इसमें हम तीन वेरिएबल को शामिल कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो सभी सूचक होते हैं उसको कुछ ना कुछ भार देते हैं। भार देने के बाद से क्या होता है, प्रदेश पर ये जो हर प्रदेश होता है उसकी हेतु एक मतलब क्या होता है, सूचक माध्य निकाला जाता है। और उस माध्य के आधार पर बताया जाता है कि कौन सा मतलब कि जो क्षेत्र होता है वो एक क्षेत्र है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो एक क्षेत्र से अलग क्षेत्र है। तो यानी क्या होता है कि जो समान माध्य वाले क्षेत्र होते हैं या जो निकटवर्ती वाला जो क्षेत्र होता है उसको रीजन ए के रूप में पहचानते हैं। अब जैसे इसको मतलब है कि एक मतलब उदाहरण से समझने की बात समझे, तो सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई ऐसा मतलब कि आप रीजन ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये रीजन आपको ए हो गया और ये रीजन आपका बी हो गया। और क्या है कि वहाँ पे हम तीन मतलब कि वेरिएबल यानी कि चर को लेते हैं। तो जो मेरा पहला चर होगा, मान लीजिए कि जैसे कि इसमें दिया है प्रति व्यक्ति आय। तो अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो मान लीजिए कि रीजन ए में मान लीजिए 10 रुपया है। लेकिन अगर ये बी क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 8 रुपया है। अगर उसके बाद से बेरोजगारी दर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बेरोजगारी का दर है यहाँ पे लगभग मान लीजिए कि 8 है। 8 है और यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, 6 है। उसके बाद से औद्योगिकरण के देखते हैं तो यहाँ पे औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ है तो मान लीजिए इसको 9 दे देते हैं। और यहाँ पे औद्योगिकरण कम हुआ है तो क्या होता है, यहाँ पे आप मान के चलिए कि 6 यहाँ भी दे देते हैं। अब क्या होता है कि इन तीनों को आपस में जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद से क्या होता है कि इसको आपस में जोड़ने के बाद से क्या होता है कि ये जितने नंबर है उससे वेरिएबल से भाग देते हैं। यानी कि भाग देकर क्या होता है, माध्य निकाला जाता है। जब इन दोनों का मतलब कि रीजन ए और रीजन ई बी का जब माध्य निकालते हैं, जब दोनों क्या होता है आपस में बहुत ही निकटवर्ती पाया जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि ये जो दोनों रीजन होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर इसमें काफ़ी अगर भिन्नता आती है तो इस आधार पर क्या होता है, रीजन ए और रीजन बी में इसको बांटा जा सकता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि इसको मतलब हम अगर इसका माध्य निकालें तो मान लीजिए हमारा कि इसका माध्य आया 10 और इसका अगर माध्य निकालते हैं तो ये मेरा आया 8। तो क्या होता है कि ये 8 है और ये 10 है, तो इस आधार पे क्या होता है कि ये जो पूरा रीजन होता है उसको रीजन ए नहीं कहा जा सकता है। यानी क्योंकि इन दोनों के बीच में देखेंगे 2 का डिफरेंस है, इसलिए यह रीजन क्या होता है, ये रीजन ए हो जाएगा और रीजन ये बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय इसके अपेक्षा कुछ ज़्यादा है, औद्योगिकरण यहाँ पे ज़्यादा है, बेरोजगारी की दर कम है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो थोड़ा सा क्षेत्र होता है ये संपन्न होता है, ये जो क्षेत्र होता है ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको रीजन ए और रीजन बी में इसको बांटा जा सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर इस उदाहरण से अगर समझे तो जैसे कि मान लीजिए कि एच डी आई इंडेक्स निकाला जाता है। तो जब हम एच डी आई इंडेक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि तीन चीज़ों को लिया जाता है। यानी कि वहाँ पे तीन चरें होती हैं। पहला होता है आपका स्वास्थ्य, दूसरा होता है शिक्षा और तीसरा होता है जीवन स्तर यानी कि लिविंग अप स्टैंडर्ड। तो क्या होता है, जो पूरे विश्व के जो देश होते हैं उनको स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और जीवन स्तर के आधार पर एक क्या होता है कि वेट असाइन किया जाता है। अगर कोई देश है, मान लीजिए कि स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया है तो उसको मान लीजिए कि 10 में से आप 8 दे देंगे। कोई ऐसा क्षेत्र कोई ऐसा देश है जो कि मतलब कि ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया है तो उसको 10 में से 5 दे देंगे। कोई एक ऐसा देश है जो कि काफ़ी ख़राब किया है तो उसको 10 में से 2 दे देंगे। उसके बाद से शिक्षा के स्तर की बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है जहाँ पे मतलब कि ज़्यादा विकसित क्षेत्र है तो वहाँ पे शिक्षा के स्तर या शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी है तो आप उसमें से 10 में से उसको 9 दे देते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मॉडरेट है तो आप मान लीजिए वहाँ पे 6 दे दिए।
कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है, शिक्षा पद्धति बहुत ही खराब है, वहाँ पे मतलब कि जो एजुकेशन आउटकम है वो बहुत ही पुअर है, तो वहाँ पे उसको 3 दे देंगे। ऐसे ही अगर जीवन स्तर की बात करते हैं तो मान लीजिए कि अगर इनके यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, शिक्षा का स्तर अच्छा अच्छा है, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि जो लोग लोग कमाते हैं यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा उनकी अर्निंग है, तो इसलिए उनकी लाइफ स्टाइल ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 10 में 10 दे देते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं उतना अच्छा नहीं है तो 4 दे देते हैं, और यहाँ पे बहुत ही ख़राब है तो यहाँ पे मान लीजिए 2 दे देते हैं। तब क्या होता है कि इन तीनों को, आप इन दोनों को क्या होता है कि इसको मतलब आपस में जोड़ेंगे, और जोड़कर क्या करेंगे, 3 से भाग देकर इसका माध्य निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे और फिर इसको भी 3 से भाग देंगे और इसे भी जोड़कर 3 से भाग देंगे। उसके बाद से क्या होगा कि कैलकुलेटिव रूप से देखेंगे कि जो ये वाला जो देश होगा, मान लीजिए कि जो ये वाला देश होगा, ये देखने में मिलेगा कि आपको काफ़ी समृद्ध देश होगा। ये वाला होगा उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र होगा पुअर देश होगा, यानी कि ज़्यादा गरीब देश होगा। तो क्या होता है कि जो HDI इंडेक्स होता है, इसके माध्यम क्या होता है, फिक्स मेथड के ही आधार पर पूरे जो विश्व के जो विभिन्न देश होते हैं उनको बताया जाता है कि कौन जो क्षेत्र है या कौन सा देश है जो ज़्यादा विकसित है, उससे थोड़ा सा कम विकसित है, या जो बिल्कुल ही मतलब कि अविकसित जो क्षेत्र होता है, तो उसका निर्धारण कहीं ना कहीं फिक्स इंडेक्स मेथड के माध्यम से ही किया जा सकता है। वहीं अगर बात करते हैं कि इस पूरे विधि का प्रयोग इसके अलावा और कहाँ किया जा सकता है, तो आप देखिए जो भूमि का आकार होता है, रोजगार के दर होता है, उसके आधार पर क्या होता है, किसी भी फार्मल रीजन को परिसीमन किया जा सकता है। इसमें से अगला दूसरा बात करते हैं तो ये देखिए किसी भी क्षेत्र की सीमाओं को पहचान करने में ये सहायता करते हैं, यानी कि कोई भी क्षेत्र का निर्धारण करते हैं तो वो बताएगा कि कौन किस किस एरिया में मतलब उस क्षेत्र का मतलब कि बाउंड्री वहाँ पर जाकर निश्चित की जा सकती है। अगला अगर बात करते हैं तो यह विभिन्न जो क्षेत्र होता है उसके विकास के जो स्तर होता है उसको निर्धारण करने में क्या होता है, सहायक होता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो किसी भी क्षेत्रों के लिए जो योजना बनाना, ये योजना बनाने के उद्देश्य से या जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं उसको एकत्रित किया जाता है, फिर उसको पहचाना जाता है, तो ये इसका इसमें भी उपयोग किया जाता है। जो अगला इसमें मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं ये वेरिएबल इंडेक्स मेथड। वेरिएबल इंडेक्स का क्या मतलब है कि जैसे कि अभी हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि कोई मतलब कि एक मतलब कि चर लेते थे, उसका एक मान मान लीजिए 10 दे देते थे। जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में शिक्षा अगर अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, तो उसके लिए 10 देते थे। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में अगर हेल्थ बहुत अच्छा है तो वहाँ पे मान लीजिए 8 दे देते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, जो जो इनके मतलब कि जो वेट असाइन कर रहे हैं वो परिवर्तित होती जाएगी। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि इसमें 2 रीजन है, जैसे मान लीजिए कि 2 अगर मतलब लड़के हैं, तो मान लीजिए कि एक लड़का साइंस पढ़ा है तो उसको मैथ ज़्यादा आती है, एक लड़का आर्ट्स पढ़ा है तो मान लीजिए उसको पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी ज़्यादा आती है। दोनों अपने ग्रेजुएशन लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं, तो यानी कि दोनों ही अपने क्षेत्र में क्या है, अव्वल हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि मैथ वाला बच्चा ज़्यादा पढ़ता है और जो ज्योग्राफी वाला बच्चा है वो कम पढ़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में अव्वल आए हैं, इसलिए गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर इसको वेट असाइन करना होगा तो अगर मैथ वाले को 10 असाइन कर रहे हैं तो आपको जो ज्योग्राफी वाला है उसको भी 10 ही नंबर असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इतना ही पढ़ता है, ये भी उतना ही पढ़ता है। ये अपने पूरे लाइफ साइकिल में केवल मैथ पढ़ा है, इसलिए ये इसने मैथ में अब टॉप किया है, और ये अब ज्योग्राफी पढ़ा है तो इसलिए ये ज्योग्राफी में टॉप किया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का जो महत्व है वो सेम है, इसलिए नंबर क्या होता है, सेम दिया जाता है। अब इसको क्या है कि ज्योग्राफी में अगर समझने की बात करते हैं तो मान लीजिए कि कोई दो ऐसा रीजन है, मान लीजिए कि ये रीजन ए हो गया और रीजन बी हो गया। मान लीजिए कि रीजन ए है, ये क्या है, ज़्यादा यहाँ पे उपजाऊ भूमि मिलती है, यहाँ पे खेती बृहद पैमाने पर होती है, तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है ये काफ़ी होता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है तो यानी कि, और जो रीजन बी है यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ की सॉइल होती है ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कोयला पाया जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर का महत्व है वही महत्व यहाँ पे क्या है, कोयले का है। तो अगर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मान लीजिए कि अगर एग्रीकल्चर के लिए 10 देते हैं तो यहाँ पे कोयले के लिए भी 10 देना पड़ेगा, क्योंकि जितना एग्रीकल्चर इस क्षेत्र के लिए महत्व रखता है उतना ही कोयला इस क्षेत्र के महत्व रखता है, इसलिए दोनों को मान क्या करेंगे, हम 10 में 10 देंगे। उसके बाद से मान लीजिएगा अगर यहाँ पर इसके साथ साथ कोयला भी पाया जाता है, अगर इसको मतलब,
अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर है तो 10 दिए हैं, यहाँ पे अगर कोयला है तो यहाँ पर भी आप 10 दे दिए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी कोयला पाया जाता है लेकिन उतने बृहद पैमाने पर नहीं पाया जाता है, उसका खास कोई यूज नहीं होता है, अच्छे क्वालिटी की नहीं मिलता है, तो मान लीजिए यहाँ पर भी कोयला मिलता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 दे देंगे। क्यों? क्योंकि इसका इस क्षेत्र में उतना महत्व नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में मान लीजिए यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर हो जाता है लेकिन उसका भी महत्व ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर किया जा रहा है तो यहाँ पर मान लीजिए 3 वेट असाइन कर लिए। उसे मान लीजिए यहाँ पे दाल होती है तो ये क्या है, फर्टाइल भूमि है, तो यहाँ पे मान लीजिए दाल अगर अच्छे से होती है तो यहाँ पे मान लीजिए दाल के लिए हमने 6 दे दिया। लेकिन अगर इस क्षेत्र में अगर मान लीजिए कि अगर दाल होती है तो लेकिन उपजाऊ भूमि ना होने की वजह से यहाँ पर दाल अच्छे से नहीं हो पाती है, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 दे दिए। तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कोल है तो यहाँ पे 10 दिए हैं, और यहाँ पे देखिए 2 दिए हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर है तो 10 दिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 दिए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही क्षेत्र बदल रहा है, उसकी भूमिका बदल रही है, तो जो इसके मान है, जो चर है, वो परिवर्तित होती जा रही है। फिर क्या होता है कि इसको जब वेट जो दिए हैं, असाइन किए हैं, इसको जोड़ेंगे, फिर क्या होता है कि इससे माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के बाद से देखते हैं कि क्या इन दोनों क्षेत्रों में से अगर दोनों का मतलब अगर माध्य आता है, तो अगर दोनों का माध्य समान आता है तो ये बोलेंगे कि जितना क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है उतना ही क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर किसी मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए ये क्षेत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये खनिज संसाधन के लिए इंपॉर्टेंट है। इस आधार पे क्या होता है कि जो क्षेत्र होते हैं उसको मतलब बांटते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से देखिए, जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं वहाँ की गतिविधियों को दर्शाने के लिए एक अलग अलग भार निर्धारित किया जाता है। जो प्रत्येक क्षेत्र होता है वहाँ के क्या है, तो प्रत्येक क्षेत्र की जो प्रत्येक जो गतिविधियाँ होती हैं उसको अलग अलग भार दिया जाता है या भार होता है। यह क्षेत्रीय रूप से क्या होता है, उत्पादन मूल्य या मात्रा के अनुसार से होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक रीजन ऐसा होगा जहाँ पे क्या होता है, कुल का उत्पादन, वीट का उत्पादन होता होगा, गेहूँ का। एक बी रीजन ऐसा होगा जहाँ पे आप कुल का उत्पादन होता होगा। इस आधार पे क्या होता है, जो वेरिएबल मेथड होता है इसको प्रयोग करके इसको क्या होता है, क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। अब इसकी कुछ विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहला इसकी विशेषता क्या होती है, यह तुलनात्मक विश्लेषण करता है। यानी कि यह जो विधि होती है तब ज़्यादा अच्छी होती है जब मापदंड एक दूसरे की तुलना की जा सके, तब यह विधि क्या होता है, ज़्यादा उपयुक्त होती है। दूसरा इसकी विशेषता क्या होती है, यह सरल चित्रण करती है। यानी कि जो रीजन ए और रीजन बी होता है, अगर उसमें डिफरेंस दिखता है तो उसका जो वितरण होता है वो काफ़ी अच्छे से कर सकता है। यानी कि जिस क्षेत्र में जिसकी महत्व है उसको क्या होता है, ज़्यादा भार दिया जाता है। उसके आधार पर जब माध्य निकाला जाता है तो ये अच्छे से उस क्षेत्र के बारे में समझा पाता है या बताता है कि ये क्षेत्र एक दूसरे से अलग है या ये उतना ही महत्व का है। तो ये क्या होता है, सरल चित्रण करता है। यानी कि किसी क्षेत्र के विभिन्न जो समस्या होती है एक साथ लिया जाता है, उनको कुछ भार निर्धारित किया जाता है, उसके बाद से क्या होता है, यह क्षेत्रों की एक निर्धारण करने की क्या होती है, सरल विधि होती है। हालांकि अगर बात करते हैं जो क्षेत्रीय मापदंड होते हैं उसको अगर भार दिया जाता है तो इतना चयन करना आसान नहीं होता है। उसमें कभी कभी देखिए समस्या देखने में मिलता है कि जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमने कोल और एग्रीकल्चर को दे दिए, लेकिन उसमें जब विभिन्न प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी दूसरे क्षेत्र में कोल हो रहा है तो उसको कितना वेट दें, अगर किसी दूसरे क्षेत्र में एग्रीकल्चर हो रहा है तो उसको वहाँ कितना वेट दें, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होती है, चयन में समस्या आती है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ इसकी सीमाएँ होती है। अब इसकी सीमाएँ क्या है कि जो विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उसको तुलना करने के लिए तो उपयोगी विधि है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसकी सीमाएं हैं, यानी कि इसमें कमियां पाई जाती है। खास करके जब गैर तुलनात्मक जब आंकड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए साक्षरता दर हो गया और इस्पात उत्पादन हो गया, इन दोनों को क्या है, आपस में कोई संबंध ही नहीं है। जैसे बेरोजगारी दर का प्रति व्यक्ति आय से सीधा संबंध था, लेकिन आप बताइए जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, उसका जो इस्पात उत्पादन है उससे क्या संबंध है। तो ऐसे जब मतलब कि जब चर आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये उपयोगी नहीं होता है। तो जब ऐसे चर आते हैं, वेरिएबल आते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हम क्लस्टर मेथड का प्रयोग करके उसको क्या होता है, अध्ययन करते हैं। तो आइए अब क्लस्टर मेथड देखते हैं। तो क्लस्टर मेथड की बात करते हैं तो क्या होता है, क्लस्टर जो विधि होती है ये एक आपको स्टैटिकल यानी कि सांख्यिकी विधि है, जिसका उपयोग क्या होता है, विभिन्न जो क्षेत्रीय इकाई होता है उसमें संरचनाओं की समरूपता को पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके साथ अगर बात करते हैं तो किसी क्षेत्र के ऐसे लक्षण जिनकी क्या होती है, आपस में तुलना करना संभव नहीं होता है, जैसे शिक्षा का अनुपात का स्टील उत्पादन से, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका अगर मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि दो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उसमें समान गुणों को खोज करना होता है। और ये जो मेथड होता है उसको मुख्य रूप से देखिए आप, क्या होता है कि ये क्या होता है, प्रक्रियाओं का
जो मानचित्र तकनीकी का प्रयोग करता है, यानी कि क्या होता है कि उस क्षेत्र का मैप बनाता है। मैप बनाने के बाद से मतलब कि मैं ये मल्टीवेरिएट सुपर इम्पोज के माध्यम से क्या होता है उसको जो क्षेत्र होता है उसको निर्धारित करता है। तो यानी कि अगर इसमें बात करते हैं तो देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई मतलब कैसे कोई एक बड़ा सा रीजन है, तो उसको क्या होता है ना कि विभिन्न छोटे छोटे रीजन में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे रीजन में बांटते हैं, और बांट करके क्या होता है कि उसको अध्ययन करने की बात करते हैं। तो जब इसमें छोटे छोटे बांटते हैं, छोटे रीजन में बांटते हैं, तो मान लीजिए कि अगर कोई एक मैप बना रहे हैं, तो उस क्षेत्र का अगर कोई एक ऐसा मैप बनाएंगे जिसमें केवल केवल एक भौतिक आधार लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ अगर पर्वतमालाएं हैं, उसका मतलब क्या करेंगे, एक मैपिंग करेंगे। दूसरा एक क्षेत्र लेंगे, फिर वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ उपजाऊ भूमि मिलती है, तो क्या होता है उस क्षेत्र की एक मैपिंग करके मतलब मैप बनाया जाएगा। फिर तीसरा होगा कि किस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है, किस क्षेत्र में देखेंगे धान का उत्पादन होता है, किस क्षेत्र में दाल का उत्पादन होता है, उसका एक मैप बना लेंगे। उसके बाद से फिर देखेंगे कि किस क्षेत्र में क्या होता है जो नगरीकरण है, तो उसका क्या करेंगे आप एक मैपिंग बनाएंगे। फिर उसके बाद से देखेंगे कि किस क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर होता है वो देखेंगे कि किस अच्छा है, उसकी एक मैपिंग बनाएंगे। जो सभी मैपिंग बना लेते हैं तो सभी मैपिंग को क्या करते हैं सुपर इम्पोज किया जाता है। यानी कि जब सभी मैपिंग को सुपर इम्पोज किया जाता है, तो इससे मतलब कि ये पता चल जाता है पूरे जो सामूहिक रूप से पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में क्या है। यानी क्या होता है कि एक ही क्षेत्र के समान गुण रखने वाले या समान विशेषता वाले जो चीज़ होती हैं उसकी ये मैपिंग की जाती है, और सभी मैपिंग को सुपर इम्पोज किया जाता है। उससे क्या होता है किसी भी क्षेत्र के लिए एक बृहद या बड़े पैमाने पर उसके बारे में पता चलता है कि वहाँ पे कौन सा संसाधन है। अब इस अगर विधि की बात करते हैं, तो क्लस्टर विधि मुख्य रूप से जो वी नाथ है, ये प्लानिंग कमीशन के सुझाव पे उन्होंने क्या होता है कि क्लस्टर मेथड का प्रयोग किया था, जिसमें क्या हुआ कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट जो रीजन होते हैं उस पर सुपर इम्पोजिशन में फिजिकल और नेचुरल जो रिसोर्स वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको निर्धारित करके आपको ये प्लानिंग कमीशन को दिए थे कि भारत में कितने प्रकार के मतलब कि ये चाहे वो आपका फिजिकल हो गया चाहे ये नेचुरल रिसोर्स संबंधित रीजन है, तो उसका ये उन्होंने निर्धारण किया था। उसके बाद से अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं, तो देखिए विशेषता में इसकी मुख्य रूप से क्या होता है, ये समरूपता के अध्ययन करता है। यानी कि जो क्लस्टर विधि होती है, इसको क्या होता है कि यह जो विधि होती है ये विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उसके विशेषताओं हो गया संरचनाओं में समानता को ढूंढने के लिए किया जाता है। उसके बाद से ये सांख्यिकी विश्लेषण करता है। यानी कि यह जो विधि होती है ये एक सांख्यिकी होती है जिसमें क्या होता है आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। जो पैरामीटर या परिवर्तनशीलता जो ये मैपिंग होती है, मैंने इसको प्लॉटिंग करता है, तो ये क्या होता है किसी एक क्षेत्र के मापदंडों को या चरों को क्या होता है एक क्षेत्र के आरेख आरेख पर इसको किया जाता है। अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा सांद्रण पाया जाता है यानी कि ज़्यादा अधिक पाया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है अधिक क्लस्टर पाया जाता है। उसके बाद से क्या होता है ये तुलनात्मक अध्ययन करता है। यानी कि यह जो विधि होता है इसका उपयोग तुलनात्मक उद्देश्य से किया जाता है। जैसे मान लीजिए आय हो गया, व्यापार का ये प्रवाह हो गया, उसके लिए इसका किया जाता है। अगला इसमें जो बात करते हैं विशेषता के, तो ये क्या होता है मानचित्रण तकनीकी। यानी कि क्या होता है किसी भी क्षेत्रों के लिए जो समान गुण रखने वाले होते हैं उसका पहले मानचित्रण करते हैं, फिर क्या होता है उसका सुपर इम्पोजिशन करते हैं। तो यानी कि यह सुपर इम्पोजिशन करने की एक तकनीक होती है। जैसे उदाहरण की बात करें कि इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो मुख्य रूप से जो एक शहर होता है, एक शहर से दूसरे शहर में जो बसे हुए लोग हैं उनकी आपूर्ति के बारे में पता करते हैं, या जो यातायात का साधन होता है उसमें मतलब इसका उपयोग किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में खनिज हो गया, कृषि हो गया, खनिज हो गया, औद्योगिक मानचित्रण हो गया, वर्षा हो गया, या मृदा का जो मानचित्र होता है उसको बनाने के लिए ये उपयोगी होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यह देखिए किसी क्या होता है कि जब एक शहर के विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है लोगों का आय हो गया, शिक्षा हो गया, व्यवसाय हो गया, इसके आंकड़ों का विश्लेषण करके उसमें कहीं ना कहीं समूहन करने या क्लस्टरिंग करने की ये मतलब की बात करता है। अब इसमें अगला इसकी बात करते हैं तो ये आपको है फैक्टर एनालिसिस मेथड। अब इसके अंतर्गत देखिए जो फैक्टर एनालिसिस मेथड होता है ये भी एक सांख्यिकी विधि होती है। इसका अगर उपयोग की बात करते हैं तो यह बड़ी संख्याओं के जो चर होते हैं उसको कुछ महत्वपूर्ण जो अंतर्निहित कारक होते हैं उसमें बदलने के लिए किया जाता है। जैसे क्या होता है आंकड़ों को जो आंकड़े होते हैं उसको सरल बनाने के लिए, या जो उसमें छिपे हुए प्रतिरूप होते हैं उसको उजागर करने में मदद करता है। वहाँ पे क्या होता है फैक्टर एनालिसिस मेथड का प्रयोग किया जाता है। जो यह मुख्य विधि है क्या होता है जो प्रत्येक चर या पैरामीटर होता है उसको अलग से मापा या विश्लेषण किया जा सकता है, और फिर क्या होता है जो सभी चरों के माप होते हैं माप को एक साथ रखकर क्या होता है एक मानचित्रण बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद से क्या करते हैं कि जो क्षेत्र सभी चरों में समान है या उभयनिष्ठ होता है उसे एक नया कारक माना जाता है।
और ये जो विधि होता है मुख्य रूप से देखेंगे काफ़ी मतलब कम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड एक अप्रोच होता है, जिसमें क्या होता है आंकड़ों के जो अंदर अंतर्निहित जो संरचना होती है उसको समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं तो जो स्मिथ महोदय थे उन्होंने स्थानिक रोजगार विनिमय क्षेत्र के आधार पर क्या हुआ कि जो 14 औद्योगिक मापदंड है और स्थानिक प्राधिकरण के आधार पर उन्होंने 14 सामाजिक आर्थिक मापदंडों का निर्धारण किया। तो जब सामाजिक आर्थिक मापदंड की बात करते हैं तो जो 14 ये औद्योगिक जो मापदंड था उसमें रोजगार हो गया, रोजगार की दर हो गया, उत्पादन हो गया इत्यादि को शामिल करते हैं। वहीं अगर सामाजिक आर्थिक दंड की बात मापदंड की बात करते हैं तो इसमें आय हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य आदि को शामिल किया जाता है। कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि जो मतलब कि कारक होते हैं, ये जो मापदंड होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इन्होंने इसका उपयोग मतलब कि कारकों को अलग करने और कारकों के भार के आधार पर क्षेत्रों को समूहन यानी कि क्लस्टरिंग करने के लिए उन्होंने ये विधि का अपनाया, यानी कि विधि का प्रयोग। स्मिथ महोदय की अगर बात करते हैं तो उन्होंने जो औद्योगिक परिवर्तन और औद्योगिक जो संरचना होती हैं इस संरचना को प्रमुख औद्योगिक कारक बताते हैं। तथा अगर बात करते हैं तो जो जनसंख्या परिवर्तन हो गया या जो सामाजिक जो संरचना होती है उसको क्या होता है प्रमुख सामाजिक आर्थिक ये कारक के रूप में बताते हैं। इनका मतलब ये इनका कहने का मतलब था कि ये जो कारक होते हैं वो आर्थिक स्वास्थ्य क्षेत्र को चित्रित करने में मदद करते हैं। यानी कि अगर किसी भी क्षेत्र को औद्योगिक परिवर्तन और वहाँ के औद्योगिक संरचना को प्रमुख अगर औद्योगिक कारक माना जाएगा और किसी भी क्षेत्र के जो सामाजिक ये जनसंख्या परिवर्तन हो गया या जो सामाजिक संरचना को प्रमुख अगर सामाजिक और आर्थिक कारक मानेंगे तो उस क्षेत्र के क्या होता है उसको चित्रण करने में, यानी कि जो क्षेत्र होता है उसको आर्थिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में चित्रित करने में ये क्या करता है मदद करता है। तो यह मुख्य रूप से आप ये फार्मल रीजन के बारे में पढ़े हैं और उसको निर्धारित करने वाले विधियों के बारे में पढ़े हैं। जो अगला मतलब कि वीडियो होगा उसमें हम लोग फंक्शनल रीजन को निर्धारित करने के लिए जो विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।